यूपी में 2027 की जंग का बिगुल बज चुका है और योगी कैबिनेट विस्तार साफ कर दिया है कि भाजपा अब सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि जातीय गणित के मैदान में भी समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती देने उतर चुकी है। सवाल यह है, क्या पीडीए की काट मिल गई है या भाजपा अभी भी खतरे को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। यूपी की राजनीति में 10 मई का दिन सिर्फ शपथ ग्रहण का दिन नहीं था बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का सार्वजनिक ऐलान था। भाजपा अब समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नैरेटिव को उसी की जमीन पर चुनौती देने जा रही है। छह नए मंत्री, 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन, मगर असली कहानी इन चेहरों के पीछे छिपे सामाजिक और राजनीतिक संदेश की है। आखिर क्यों भाजपा ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों पर सबसे ज्यादा फोकस की, और क्या लोकसभा चुनाव 2024 के झटके के बाद भाजपा अपनी नई सामाजिक रणनीति तैयार कर रही है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम। पहला सवाल, क्या भाजपा को 2024 का चुनाव परिणाम डरा दिया है? लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा को बड़ा झटका लगा था, जहां एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गया था। वहीं समाजवादी पार्टी अकेले 36 सीटें जीतकर यह संकेत दे दी थी कि उसका पीडीए अभियान जमीन पकड़ रहा है। अखिलेश यादव सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरणों तक खुद को सीमित नहीं रखे, वह गैर यादव पिछड़ों और दलितों को भी जोड़ने की रणनीति बनाए हैं। यही वजह है कि भाजपा को पहली बार महसूस हुआ कि अगर गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों का हिस्सा खिसकने लगा तो 2027 पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि योगी कैबिनेट विस्तार को अब सिर्फ शासनिक फेरबदल नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार का सबसे बड़ा संदेश ओबीसी राजनीति को लेकर है। हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत और भूपेंद्र चौधरी, तीनों चेहरे अलग अलग सामाजिक समीकरण साधते दिखते हैं। हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाकर भाजपा सीधे विश्वकर्मा समाज को संदेश दी है कि पार्टी अब भी गैर यादव पिछड़ों को अपने केंद्र में रखे हुए है। गाजीपुर के कटरिया कांड को लेकर जिस तरह लगभग पूरा विपक्ष सवर्ण अत्याचार और सामाजिक उपेक्षा का मुद्दा उठाया, उसके बाद भाजपा को राजनीतिक प्रतिक्रिया देना जरूरी सा हो गया था। वहीं कैलाश सिंह राजपूत के जरिए भाजपा लोध वोट बैंक को फिर मजबूत करने की कोशिश में दिख रही है।
कल्याण सिंह के दौर में लोध समुदाय भाजपा का मजबूत आधार था, मगर समय के साथ इस आधार में कुछ ढीलापन महसूस किया गया। कन्नौज जैसे इलाके से लोध चेहरे को आगे बढ़ाना सीधे अखिलेश यादव के प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगाने की रणनीति माना जा रहा है। अब बात भूपेंद्र चौधरी की। जाट राजनीति पश्चिम यूपी में हमेशा निर्णायक रही है। किसान आंदोलन के बाद भाजपा और जाट वोटरों के बीच जो दूरी बनी थी उसे खत्म करने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। भूपेंद्र चौधरी को सरकार में वापस लाना सिर्फ संगठनात्मक सम्मान नहीं, बल्कि जाट नेतृत्व को सत्ता में हिस्सेदारी देने का राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा का दूसरा बड़ा फोकस दलित राजनीति है। सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर पार्टी दो अलग अलग सामाजिक संकेत दी है। सुरेंद्र दिलेर वाल्मीकि समाज से आते हैं। भाजपा लंबे समय से वाल्मीकि समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाथरस से लेकर पश्चिमी यूपी तक पार्टी को यह एहसास हुआ कि सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब सत्ता में हिस्सेदारी का मॉडल अपनाया जा रहा है। वहीं कृष्णा पासवान का चेहरा भाजपा के लिए और भी अहम माना जा रहा है। वह चौथी बार की विधायक है और संगठन से निकलकर ऊपर आई नेता मानी जाती है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी सिर्फ बड़े राजनीतिक परिवारों तक सीमित नहीं है। दलित महिला चेहरे को जगह देकर भाजपा महिला वोट बैंक और एससी समाज दोनों को साधने की कोशिश की है। खैर, अब बात मनोज पांडे की। पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष लगातार यह नरेटिव गढ़ता रहा कि जोगी सरकार में ठाकुर नेतृत्व हावी है और ब्राह्मण उपेक्षित। ऐसे में मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाना बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वह लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा रहे और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते रहे। भाजपा अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी ब्राह्मण नेतृत्व असहज है और उसका स्वाभाविक राजनीतिक ठिकाना भाजपा हो सकती है। यानी एक तीर से कई निशाने। ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व का भरोसा, सपा के भीतर असंतोष का संदेश और सर्व समावेशी सामाजिक गठबंधन की छवि। वैसे देखा जाए तो जोगी कैबिनेट के इस विस्तार में सिर्फ जातीय गणित नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की भी कोशिश हुई है। पूर्वांचल से हंसराज विश्वकर्मा, कन्नौज क्षेत्र से कैलाश राजपूत, अलीगढ़ से सुरेंद्र दिलेर, फतेहपुर से कृष्णा पासवान और पश्चिमी यूपी से भूपेंद्र चौधरी। मतलब भाजपा समझ चुकी है कि 2024 में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों क्षेत्रों में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, इसलिए अब सत्ता से प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय असंतोष कम करने की कोशिश हो रही है। तब सबसे बड़ा सवाल यही है, समाजवादी पार्टी का पीडीए अभियान मंडल राजनीति के नए संस्करण की तरह देखा जा रहा है।
अगर गैर यादव पिछड़ा और दलित वोट अस्थायी रूप से सपा की तरफ शिफ्ट होने लगे तो भाजपा के लिए 2027 मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि अब भाजपा सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति को भी बराबर महत्व दे रही है। आज जोगी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग के 25 मंत्री, दलित समाज के 10 मंत्री और ब्राह्मण समाज के 8 मंत्री हैं। यानी भाजपा अब आंकड़ों के जरिए यह दिखाना चाहती है कि सत्ता में हर वर्ग की हिस्सेदारी है। तब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि असल में जोगी मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ चेहरों का विस्तार नहीं बल्कि भाजपा की बदली हुई राजनीतिक रणनीति का सार्वजनिक प्रदर्शन है। 2024 के नतीजे भाजपा को यह समझा दिए कि यूपी में चुनाव अब सिर्फ हिंदुत्व बनाम विपक्ष नहीं रहेगा। अब लड़ाई सामाजिक प्रतिनिधित्व, जातीय संतुलन और राजनीतिक हिस्सेदारी की भी होगी। और यही वजह है कि 2027 की लड़ाई का पहला बड़ा राजनीतिक संदेश जोगी कैबिनेट विस्तार से निकल चुका है। तब कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में अब सवाल सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं, सवाल यह है कि किसका सामाजिक समीकरण ज्यादा टिकाऊ साबित होगा। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।